दोस्तों मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। In our theories, there are two kinds of time. There is what is called real time. This is a kind of time that is measured by a clock. The time that we feel passing, the time in which we grow older. Then there is imaginary time. Of course, imaginary time is an idea that science fiction writers, like Arthur, have used in their stories. But imaginary time is also a well-defined mathematical concept. It can be thought of as a direction of time that is at right angles to ordinary, real time, in a certain sense. The universe has a beginning in real time, at the Big Bang. And it may well have an end, if it collapses to a big crunch. But in imaginary time, it has no beginning or end. यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग ने हमको ये बताया कि हमारी थ्योरीज में दो तरीके के टाइम एग्जिस्ट करते हैं। पहला वो जिसको हम रियल टाइम बोलते हैं, जो कि हमारी क्लॉक मेजर करती है। ये वही टाइम है जो कि हम फील करते हैं। ये वही टाइम है जिसके कारण हमारी एज बढ़ती है। और दूसरे टाइप का टाइम है इमेजिनरी टाइम। अब इमेजिनरी टाइम कई सारे साइंस फिक्शन राइटर का एक फेवरेट टॉपिक है, जो कि हम सबको काफ़ी फैसिनेट करता है। लेकिन इमेजिनरी टाइम एक वेल डिफाइंड मैथमेटिकल कंसेप्ट है। इसको आप उस टाइप का टाइम समझ सकते हो जो कि हमारी ऑर्डिनरी रियल टाइम एक्सिस के राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। वेल सुनने में आपको ये काफ़ी फैसिनेटिंग टॉपिक लग रहा होगा, और वेल ये है भी क्योंकि टाइम को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा। टाइम को लेकर कई सारे फिलोसॉफिकल डिबेट भी रहे हैं। मे बी टाइम इज़ एन इल्यूजन, बट इमेजिनरी टाइम काफ़ी प्रिसाइज मैथमेटिकल कंसेप्ट है। इनफैक्ट ये कंसेप्ट फिजिसिस्ट अपनी थ्योरीज को सिंप्लीफाई करने में यूज़ करते रहते हैं। तो चलिए आज हम इमेजिनरी टाइम को पूरे डिटेल में जानते हैं। तो अब हम थोड़ी मैथमेटिक्स की बात करते हैं। दरअसल जो भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें कुछ रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हम बोलते हैं एक्सियम्स। हमारी पूरी मैथमेटिक्स इन्हीं एक्सियम्स की बेसिस पर बनी है। तो इसी टाइप के कुछ एक्सियम्स हमको ग्रीक फिलोसोफर यूक्लिड ने दिए थे, जिनको आप सब ने पढ़ा होगा। जैसे कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दो पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं होती, वो इन्फिनिटी पर मीट होती हैं। बट क्या ये चीज़ 100% ट्रू है? फॉर एग्जाम्पल आप एक स्फीयर को कंसिडर कीजिए। अगर इसके इक्वेटर पर आप दो पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हो तो आप पाओगे कि वो दोनों पैरेलल लाइन उसके पोल पर जाकर मिल जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। एंड इसी तरह अगर आप किसी स्फीयर पर एक ट्राइंगल को फॉर्म करो तो आप पाओगे कि उस ट्राइंगल का जो सम है वो 180 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये चीज़ तो यूक्लिड के रूल के खिलाफ है। वेल दरअसल यूक्लिड्स के जो रूल हैं वो केवल यूक्लिडियन ज्योमेट्री तक ही सही है। लेकिन जब भी हम नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात करते हैं, जैसे कि एक स्फेरिकल ज्योमेट्री, तो वहाँ पर यूक्लिड के एक्सियम्स फेल हो जाते हैं। तो जनरली हम मैथमेटिक्स में दो टाइप की ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं। नंबर 1 यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड नंबर 2 नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। जैसे कि स्फेरिकल ज्योमेट्री जनरल रिलेटिविटी में जो आप पढ़ते हो वो भी इसका एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पर इन दोनों ज्योमेट्री के बीच में एक तीसरी टाइप की ज्योमेट्री भी एग्जिस्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं सूडो यूक्लिडियन ज्योमेट्री। खैर इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हो तो स्पेस एंड टाइम को दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ माना जाता है। मतलब कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट स्पेस में तो रिलेटिव होता है, लेकिन उनका टाइम एब्सोल्यूट होता है। मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को स्पेस में तो चेंज कर सकता है, लेकिन जो उसका टाइम है वो हमेशा एब्सोल्यूट रहेगा। मतलब जो टाइम यहाँ पर है वो टाइम किसी दूसरी गैलेक्सी में भी रहेगा। जिस रेट से क्लॉक यहाँ पर चल रही है उस रेट से क्लॉक्स दूसरी गैलेक्सी में भी चलेंगी। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस स्पीड से मूव कर रहे हो। बट आप सब इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि स्पेशल रिलेटिविटी का सबसे फंडामेंटल पॉइंट ये है कि स्पीड ऑफ लाइट सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम रहेगी। पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। आप इसको एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो। मान लो एक ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन से आने वाली रे ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए लाइट की स्पीड कम और ज़्यादा हो सकती है। ये उस ट्रेन की स्पीड पर डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर आप ये एडमिट करते हो कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं होती, देन आपको इस बात को भी एडमिट करना होगा कि टाइम हर एक ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंटली मूव करेगा डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीड। और यही स्पेशल रिलेटिविटी का मेन आइडिया है। तो स्पेस और टाइम जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अलग अलग क्वांटिटीज थे, बट स्पेशल रिलेटिविटी में ये दोनों कंबाइन हो गए। तो आपका ऑब्जेक्ट ना केवल स्पेस में मूव करता है बल्कि वो स्पेस टाइम में मूव करता है। इसको हम बोलते हैं मिन्कोव्स्की स्पेस टाइम। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसमें 4 डायमेंशन होती हैं, 3 डायमेंशन स्पेस की और 1 एक्स्ट्रा डायमेंशन टाइम की। वेल यहाँ तक सभी चीज़ें सिंपल हैं। अब हमको यहाँ पर थोड़ा डायमेंशन के कंसेप्ट से समझना होगा कि आखिर स्पेस और टाइम की डायमेंशन कैसे काम करती हैं। तो हम स्पेस वाली डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसको समझना हमारे लिए काफ़ी सिंपल है।
तो अगर मैं पूछूं कि स्पेस डायमेंशन क्या होती है तो आप कहोगे कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेकिन मैं कहूँगा कि ये वो क्वांटिटी होती हैं जिनको आप अपने रूलर से मेजर कर सकते हो, मतलब कि अपने स्केल से मेजर कर सकते हो। जैसे आप बता सकते हो कि ये टेबल मेरे से 3 मीटर दूर है, दूसरी डायरेक्शन में बता सकते हो कि ये फैन मेरे से 2 मीटर ऊपर है। तो मतलब कि मैं ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके एंड मेजर करके उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन इस यूनिवर्स में बता सकता हूँ। यही है हमारी बेसिकली 3 डायमेंशंस। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये डायमेंशंस हमको हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से लोकेशन बताती है, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए 0 होता है। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में बात करें तो इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और हमारे ओरिजिन के ही चॉइस पर ये डिपेंड होता है कि चीज़ें ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है या फिर राइट है। पर सोचिए, अगर हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही चेंज कर दें, मान लें हम उसको रोटेट कर दें, तो क्या होगा? तो अगर हम अपनी एक्सिस का ही रोटेशन कर दें तो हमको न्यू एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन मिल जाएंगी। तो जो पहले चीज़ एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर थी और जो चीज़ वाई डायरेक्शन में 2 मीटर थी, तो कोऑर्डिनेट को रोटेट करने के बाद पहली वाली चीज़ वाई डायरेक्शन में 3 मीटर हो जाएगी और दूसरी चीज़ एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर समझने की फंडामेंटल चीज़ ये है कि भले ही आपके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज हुई हो, लेकिन वो क्या चीज़ है जो चेंज नहीं हुई, और वो है आपका ओरिजिन से डिस्टेंस, जिसको मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हो? ds² = dx² + dy²। अगर हम केवल 2D की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होता है, ds² = dx² + dy²। और ये सिंपल कुछ नहीं बल्कि पाइथागोरस थ्योरम है जो कि हमको डिस्टेंस बताता है। और अगर हम यही चीज़ 3D की बात करें तो ये फॉर्मूला बन जाता है ds² = dx² + dy² + dz²। कुछ नहीं बल्कि ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि डिस्टेंसेस को फाइंड करता है। तो भले ही आप कोऑर्डिनेट्स का रोटेशन कर दो, भले ही कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन एक तरीके से इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो जो हमने चेंज किया उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जो क्वांटिटीज चेंज नहीं हुई ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, उनको हम बोलते हैं इनवेरिएंट क्वांटिटीज। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम जो है ना, एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करने से चेंज नहीं होता। दरअसल टाइम की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि ये केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, और इसके एग्जैक्ट नेचर सदियों से एक काफ़ी बड़ा फिलोसॉफिकल डिबेट रहा है। पर यहाँ पर हम फिलोसफी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फिजिकली हम अपने यूनिवर्स में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को नोटिस करते हैं कि सभी ऑब्जर्वर पूरे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड को सेम वेलोसिटी के साथ परसीव करते हैं, यानी कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो हम क्या करते हैं कि जो पहले मेजरमेंट हमने रूलर के साथ किया था, अब वही मेजरमेंट हम क्लॉक के साथ भी करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम दोनों स्पेस और टाइम की मेजरमेंट करेंगे, यानी कि हमने स्पेस और टाइम को अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं माना, बल्कि उनको कंबाइन कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल रिलेटिविटी की। तो अब अगर टाइम भी इसमें कंबाइन हो गया और अगर स्पीड ऑफ लाइट को हमको कांस्टेंट रखना है, तो स्पेस एंड टाइम दोनों ही अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिटरमाइन होता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। और इसी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा आपकी रिलेटिविटी में काफ़ी अनयूजुअल रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि आपके टाइम का डायलेट होना, लेंथ का कॉन्ट्रैक्ट होना, टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटी का जिक्र होना। ये सब इसलिए होता है ताकि हमारी स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएंट रहे। अभी हम इस पर नहीं जाएंगे कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मैथमेटिकली हम इसको भी नहीं समझेंगे, लेकिन आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को एक तरीके से रोटेशन ही समझो। इस टॉपिक पर हम कभी किसी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी एक रोटेशन है, तो जैसे हमारा नॉर्मल रोटेशन किसको प्रिजर्व करता है, वो डिस्टेंस को चेंज नहीं होने देता, तो बिल्कुल उसी तरह वो कौन सी क्वांटिटी है जिसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होने देता? दरअसल ये स्पेस टाइम इंटरवल को चेंज नहीं होने देता, और ये है रिलेटिविटी की ब्यूटी। तो ये जो आप देख रहे हो ds² = -c² dt² + dx² + dy² + dz², यहाँ पर ds क्या है? स्पेस टाइम इंटरवल। तो किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा स्पेस और टाइम भले ही चेंज हो जाएं, लेकिन ये इंटरवल चेंज नहीं होता। जैसे कि हमने केवल स्पेस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि भले ही x, y एंड z कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएं, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता। उसी प्रकार से आप इसको डिस्टेंस ही समझो, मतलब आप इसको डिस्टेंस समझो 4 डायमेंशन में। दरअसल ये लाइन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो भले ही स्पेस और टाइम चेंज हो जाए, लेकिन ये क्वांटिटी स्पेस टाइम इंटरवल चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि टाइम वाले कंपोनेंट के बगल में आपको एक माइनस साइन दिख रहा होगा, -c² dt²। दरअसल ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही है, जैसा हमने 2D में देखा था, 3D में देखा था, बस ये है 4 डायमेंशन में। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही प्रॉब्लम है, और वो है इसका नेगेटिव साइन। तो ये जो साइन है ये दरअसल सूडो यूक्लिडियन ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है।
मतलब कि ये पहली वाली यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही है अगर यहाँ पर सारे साइन प्लस होते। मतलब कि ये वाली ज्योमेट्री ट्रू यूक्लिडियन ज्योमेट्री नहीं है। अगर यहाँ पर सारे प्लस साइन होते तो ये ज्योमेट्री यूक्लिडियन ज्योमेट्री बन जाती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टाइम वाले कंपोनेंट के बगल में माइनस साइन है तो इसको हम सूडो यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोलते हैं। अभी देखिए, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के रूल काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, पर सूडो यूक्लिडियन ज्योमेट्री को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर हम किसी तरह से सूडो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो टाइम कंपोनेंट में नेगेटिव साइन है उसको प्लस साइन कर दें, देन ये सूडो यूक्लिडियन ज्योमेट्री बन जाएगी यूक्लिडियन ज्योमेट्री और हमारी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम स्पीड ऑफ लाइट को 1 अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर जो सी का वैल्यू है उसको हमने 1 अज्यूम कर लिया अपनी कैलकुलेशन के लिए। तो अब हमारा काम क्या है, इस नेगेटिव साइन को प्लस साइन बनाना, यानी कि हमको टी की जगह पर प्लस साइन लाना है। तो इसका एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं विक रोटेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो टाइम है टी इक्वल टू हम आयोटा टाउ पुट कर देते हैं। यहाँ पर जो आयोटा है दरअसल वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम टाइम को आयोटा टाउ से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस डी टी स्क्वायर क्या बन जाता है, माइनस आयोटा स्क्वायर डी टाउ स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो यानी कि जो माइनस डी टी स्क्वायर है वो बन जाएगा प्लस डी टाउ स्क्वायर। तो फाइनली हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी टाउ स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। अब इस इक्वेशन की मैथमेटिक्स बिल्कुल 4 डायमेंशनल पाइथागोरस थ्योरम के जैसे ही लगने लगी। तो अगर हमारे पास 4 स्पेशियल डायमेंशन होती तो हम इस तरीके से ही डिस्टेंस को फाइंड करते और ये चीज़ हमारी मैथमेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देती है। अब देखिए यहाँ पर टाइम को इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल इमेजिनरी शब्द जो है वो आ रहा है इस इमेजिनरी नंबर आयोटा की वजह से। और इमेजिनरी नंबर यहाँ पर क्या है, √-1। तो यानी कि जो टाइम है आयोटा टाउ, इस टाइम के अंदर इमेजिनरी नंबर छुपा हुआ है, इसलिए इस टाइम को हम इमेजिनरी टाइम बोल रहे हैं। और इस इमेजिनरी टाइम की सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमारी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो रही है, जिसको सूडो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता। और जब भी हम टाइम को आयोटा इंटू टाउ से रिप्लेस करते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं विक रोटेशन। और ये सिंपली क्या होता है, पहले जो आपकी क्वांटिटी सिंपली रियल टाइम एक्सेस में थी, आयोटा टाउ को इंट्रोड्यूस करने से उसका 90 डिग्री रोटेशन हो गया और वो इमेजिनरी टाइम एक्सेस में चली गई जो कि रियल टाइम एक्सेस के परपेंडिकुलर है। और इससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा आसान बन गई। तो अब स्टीफन हॉकिंग ने इमेजिनरी टाइम के इस आइडिया को उठाया और इसको कॉस्मोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया, इस सोच के साथ कि हो सकता है कि बिग बैंग के समय पर जो सिंगुलैरिटीज थी उसको रिमूव करने का ये तरीका हो। उन्होंने सोचा कि अर्ली यूनिवर्स में ऐसा हो सकता है कि टाइम के पास ना केवल रियल वैल्यूज़ हों बल्कि उसके साथ इमेजिनरी वैल्यूज़ भी हों। तो ऐसा उन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि अभी की हमारी यूनिवर्स को समझने की मैक्सिमम थ्योरीज हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत इन्फिनिट डेंसिटी वाले एक रीजन के साथ हुई, जिसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। मतलब हमारी यूनिवर्स की सारी चीज़ें उस इनफाइनाइट डेंसिटी वाले पॉइंट के अंदर कैद थी। दरअसल दिक्कत क्या है ना, मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी हमारी लाइफ को काफ़ी डिफिकल्ट बनाती है क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो स्टीफन हॉकिंग ने सोचा कि अगर हम टाइम की वैल्यूज़ को बोथ रियल और इमेजिनरी होने को अलाउ करें तो मे बी इन सिंगुलैरिटीज़ को हम रिमूव कर दें। और इसलिए इमेजिनरी टाइम का ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। पर स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग शायद इमेजिनरी टाइम के कंपोनेंट हमारे अर्ली यूनिवर्स में कहीं लॉस्ट हो गए, तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम इस चीज़ को टेस्ट कर पाएँ। बट फिर भी इमेजिनरी टाइम एक काफ़ी एस्टेब्लिश मैथमेटिकल टूल है जिसको एनी पे हम अपनी थ्योरीज में यूज़ करके अपनी थ्योरीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इमेजिनरी टाइम का यूज़ क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यानी कि थर्मोडायनेमिक्स को कनेक्ट करने में काम आता है। अगर टाइम को हम इमेजिनरी टाइम से रिप्लेस कर दें तो क्वांटम मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक तरीके से यह ट्रांसफॉर्मेशन टूल भी है जो कि एक फील्ड को दूसरी फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है इमेजिनरी टाइम का मैथमेटिकल यूज़ जिसका हमारे ऑब्जर्वेशनल कॉन्सिक्वेंस से कोई कनेक्शन नहीं है। इसी प्रकार इमेजिनरी टाइम एक तरीके से स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी के बीच कुछ कॉन्टेक्स्ट में एक ब्रिज है। अगर हम टाइम को यूक्लिडियन डायमेंशन की तरह ट्रीट करें देन हमारे ब्लैक होल और कॉस्मोलॉजी की कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो भले ही इमेजिनरी टाइम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशनल ना हो बट ये हमारी कंप्यूटेशनल एंड कैलकुलेशन सॉल्विंग को काफ़ी ज़्यादा ईजी करता है। और विक रोटेशन इटसेल्फ एक काफ़ी स्ट्राइकिंग टॉपिक है और क्वांटम मैकेनिक्स में कई सारी जगहों पर इसका यूज़ है जिसके ऊपर हम कभी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज ये सब था इमेजिनरी टाइम के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।